पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस पर इल्ज़ामात लगते हैं, मुतनाज़ा हो जाते हैं, तो क्या वो तरीका है कि इलेक्शंस को आप शफाफ बनाएं और आज़ादाना बनाएं? इस हवाले से हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है? सोल साहब, इस हवाले से बड़ा काम हुआ, पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिस्कस हुआ, 18वीं तरमीम में फिर बाकायदा एक तरीक़ेकार तय कर दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंसल्टेशन के साथ उनको तैनात करेंगे, मुकर्रर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए उन पे इल्ज़ामात लगते रहे, वो मुतनाज़ा होते रहे और ईसीपी बतौर इदारा भी मुतनाज़ा होता रहा। क्या वजह है इसकी? इलेक्शन कमीशन जो है, अगरचे बहुत हद तक इस पे कंसेंसस हुआ, सियासी जमातों ने इत्तफाक राय किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इंतखाब होना है और उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन कमीशन का इंतखाब हो जाता है और जब वो अपना कंडक्ट शुरू करते हैं तो फिर उस पर तनाज़ात हो जाते हैं। पिछले जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, हर एक पे तनाज़ा रहा कि वो किसकी तरफ टिल्ट रखते हैं, वो किसकी तरफ झुकाव रखते थे, वो किसकी तरफ जो है वो किसके ख़िलाफ़ थे। तो अब भी रिसेंटली भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इस तनाज़े से बच नहीं सके। अगरचे इनका नाम सिकंदर सुल्तान साहब का नाम खुद पीटीआई ने दिया, नून ने भी एग्री किया, कंसेंसस से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। लेकिन अब पीटीआई को ज़ाहिर है इन पर एतराज़ है कि ये इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो ठीक नहीं किए और जो अब वो फ़ैसले कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती साइड से ये पूछना चाहिए कि क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको एतराज़ हो गया। डॉक्टर बाबर अवान साहब से शुरू कर लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन एंकर नहीं होता, वो रिपोर्टरों से बात नहीं करता। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर होता है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा, इन अकॉर्डेंस विद लॉ कराएगा। लॉ बनाना हमारी ड्यूटी है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी ड्यूटी है, वो उनकी ड्यूटी नहीं है, वो ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते। दूसरा फिक्रा सर इलेक्शन कमीशन पे कि मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। तलत साहब की किसने लगाई थी पोस्ट? क्या उन्होंने सजा दिया उस आदमी को जो पॉलिटिक्स कर रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर? अगर नहीं दी तो इंट्रोस्पेक्शन की, अंदर झांकने की जरूरत है। तीसरा फिक्रा, इलेक्शन कमीशन, हमने आज जितना इलेक्शन कमीशन को ये जो तरमीमी एक्ट बन गया है इसके अंदर जितने हमने इख्तियारात और फिजिकल ऑटोनॉमी दिया, इतने इख्तियारात उनके पास पहले नहीं आए। लेकिन ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता इदारों को कि वो पहले 7 दिन पहले 37 पॉइंट रिपोर्टर्स को लीक करें। जी चले जी, ऑपोजिशन की तरफ आ जाए जी। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन वो ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी ऑटोनॉमी को इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया है, उसने उनकी जिम्मेदारी लगाई है और इलेक्शन कमीशन को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जिसने स्टेक होल्डर्स को सबको बुलाना है। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एक पार्टी है या 4 पार्टियों का अलायंस है, उन जमातों ने इकट्ठे होकर अपनी राय देनी है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता कि जिसने कल इलेक्शन कराना है वो अपनी मर्जी का कोई लॉ बनाए और सिर्फ अददी बर्तरी की बुनियाद पे वो ये कहे कि मैं ये लॉ पास कर लेता हूँ और इलेक्शन कमीशन इस पे काम करे। खुर्रम साहब, आपको लगता है कि मजीद जो कवानीन है वो बनाने की ज़रूरत है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियारात मिले, वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो, जैसे हम इंडिया की मिसाल देते हैं? या आपके ख्याल में तमाम तर कवानीन लेजिस्लेशन मौजूद है लेकिन ईसीपी वो पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वहाँ पे कमी है? 2 कमियां हैं जी, एक कानूनी है, एक गैर कानूनी है। जो कानूनी कमी है वो ये है जिस पे हमें रिफॉर्म करना है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशंस की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को नहीं दे सकता। ये आज के कानून में उनको इजाज़त है, जो कि 2018 के इंतखाब में भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया, अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से भी नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को उनके तमाम अहलकारों को जुडिशल पावर्स दी, इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन दी। हमें उनका ये हाथ रोकना है, एक तो कानून। दूसरी, उनके ऊपर एक गैर कानूनी हमला हुआ है। इलेक्शन कमीशन तब खुद मुख्तार होगा जब वफाकी वुज़रा उसको आग लगाने की धमकी नहीं देंगे जिस तरह दी गई है। तो लिहाजा जो कानूनी अगर हमें रिफॉर्म जो करना है
उस पर हम जरूर हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन इस हुकूमत को भी, जो कि सिर्फ एक पार्टी है पाकिस्तान के इंतखाबात में, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो आईनी इदारों पर हमलावर नहीं हो सकते। शिबली साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, इस बात पे बात नहीं हो रही कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी मोअज़्ज़ज़ दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये मुतमईन है जो कि पुराना मैनुअल सिस्टम है। कम से कम मैं या इधर जो बैठे हुए मेरे ख्याल लोग हैं वो तो नहीं है। आया ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का हम दे रहे हैं, पुराना सिस्टम अपनी जगह पर है, ये कोई सलूशन बताएं कि इसमें से तीसरी सलूशन क्या हो सकती है। अहमद बिलाल महबूब साहब से चाहूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताएं कि किस तरह गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है इसको। मैं समझता हूँ कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब कम से कम दस्तूरी लिहाज से, कानूनी लिहाज से इस कदर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और ताकतवर है कि अब वो अपना काम, अपनी लेकिन जिम्मेदारी इंडिया के मुकाबले में जब हम देखते हैं मैं तो बहुत कहता हूँ कमज़ोर इंडिया नजर के आता है। मुकाबले में भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इंडिया पिछले कई सालों से इस कोशिश में है कि उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या उसके मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो एक बाई पार्टिजान प्रोसेस के ज़रिए से मुंतखब हों, अपॉइंट हों, यानी वो अपोजिशन और कायदे अवाम दोनों के आपस में मशवरे के बाद अपॉइंट हों। इंडिया में उसके ऊपर वो तरमीम नहीं आ सकी, पाकिस्तान ये कर चुका है। तो एक लिहाज से तो आपके ख्याल पाकिस्तान में पाकिस्तान आगे है इस हवाले से इंडिया से? बिल्कुल उससे किसी लिहाज से कम नहीं है। और अब असल में मसला क्या है, मसला ये है कि अब उसको, जिस तरह शहजाद कह रहे थे ना, कि अब उसको इन्फोर्स करने का मसला है। उन्होंने कभी अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, वो किताबों में लिखी हुई है, इस्तेमाल नहीं किया। और ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती हो चुकी है, उसके ऊपर एतराज़ात हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अगर गैर मुतनाज़ और उसको इज़्ज़त देनी है। मुदस्सर रिजवी साहब से पूछ लें कि अगर हुकूमत ये ऐसे लगता है कि शायद इस इलेक्शन कमीशन के साथ अगले इलेक्शन में ना जाए, तो क्या तरीका है, क्या गारंटी है कि ये इलेक्शन कमीशन चलेगा, या अपोजिशन क्या कर सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन कायम रहे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो वाहिद तरीका है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, और वो मेरे ख्याल में कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ना शायद लेना चाहिए। अब पावर्स की जहाँ तक बात है, 2017 के इलेक्शन एक्ट ने खासा जो इशूज़ थे इलेक्शन कमीशन के, अपने अनडिफाइंड पावर्स को, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और उनको पावर्स और इख्तियारात दिए भी हैं। यहाँ तक कि उनका ऑर्डर तसव्वुर किया जाएगा जैसे कि हाई कोर्ट ने दिया है, कंटेम्प्ट के पावर्स उनके आ गए हैं। लेकिन मसला यहाँ पे इलेक्शन ऑफिशल्स का है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अपॉइंट होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं होते, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, वो लोअर जुडिशरी से आते हैं। ऑल्दो वो हमें समझ नहीं आता क्यों आते हैं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव और जुडिशरी है, और इलेक्शन कमीशन 220 के तहत सिर्फ एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ से मदद मांग सकता है। मसला उनके कंट्रोल का, उनकी डिस्क्रेशंस का है। मिसाल के तौर पे लॉ ने उनको कह दिया, लॉ जो 2017 का है उसमें कैंडिडेट रिकाउंट मांग सकता है कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्क्रेशन है को कितने पोलिंग स्टेशन पे करेगा। नहीं, वो बात की है, सिंपल बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी नहीं है, उसने कभी अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को अपने आप को असर्ट करना है तो उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उसने वो सारी वीकनेसेस जो कि इतने सालों के इलेक्शन से जो सीखी है उनको करेक्ट करना होगा। कैपेसिटी इज़ द वर्ड दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑन दैट दे हैव टू वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है सर, इसी को आगे लेके अगर मैं चलूँ, सेनेट के इंतखाबात में हर दफ़ा धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। RTS के इल्ज़ाम लगे 2018 में, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं। तो ये सब इसी इलेक्शन कमीशन की वॉच के अंडर हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल कॉम्पिटेंस वाला इसलिए है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब आए, कंसल्टेशन से आए, कंसेंसस से आए, इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सवाल उठे 2013 के इंतखाबात में। सरदार मोहम्मद रजा आए, कंसल्टेशन से आए, कंसेंसस से आए, उनके ऊपर भी सवाल उठाए, दोनों ने उठाए। पहले PTI ने उठाए, बाद में नून लीग ने उठाए 2018 में। अब सिकंदर सुल्तान साहब, देखिए 2013 आते तो उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद धरना होता है जब वो फॉरेन फंडिंग केस नहीं खोलते, और फिर बाद में जब हुकूमत को एतराज होता है तो वो भी उन पर एतराज उठाते हैं। तो इंटेग्रिटी अपनी इलेक्शन जगह, वाहिद इलेक्शन है जिसका competence और जुडिशियल powers का टेस्ट इस्तेमाल। हुआ है। देखिए पाकिस्तान में किसी इलेक्शन का जुडिशियल टेस्ट नहीं हुआ, 2013 के इलेक्शन का जुडिशियल टेस्ट हुआ। उसकी अदलिया से रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई,
सिर्फ लोकल सतह पर बेज़ाब्तियां हुई हैं, पर सिस्टमेटिक रिगिंग नहीं हुई। तो वो टेस्ट तो हुआ ना, लेकिन जो इशू है, इलेक्शन कमीशन ने क्या काम करने हैं खुद मुख्तारी के लिए। जिस एक्ट में लिखा हुआ है, जिसका हवाला दिया कि जी 103 में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेस्ट करें, उसका सेक्शन 10 भी है। वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के वही इख्तियारात हासिल हैं जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स को हैं। इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करे उसको ताकि उसकी तौहीन ना हो। 3 इश्यूज हैं जिनको अलहदा रख के देखना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम के लिए बना हुआ है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? आंसर इज नो। क्या इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीजेस के लिए बना है? आंसर इज नो। बेसिक फंक्शन मैंने 218(3) आर्टिकल बताया आईने पाकिस्तान का, वो लिखा हुआ है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। 1। दूसरा ये है कि लोगों में जब ये तासुर जाता है तो वो किसी बात की वजह से जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। आपको याद है कि जिस तरह से अभी 2 दोस्तों ने जोर लगाया कि जी तौहीन अदालत के इख्तियारात होने चाहिए। 2017 में आपने उनको दे दिए, और कंसेंसस से ही अगर आने वाले ठीक रहते हैं तो फिर चेयरमैन नायब को किसने लगाया था? कंसेंसस थे, वो तो आपने लगाया था। असल इशू और है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे जिनका एतमाद लोगों में होना चाहिए, उनको एतमाद होता हुआ नज़र आना चाहिए। राइट।